नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल का खास कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा और आज हम बात करेंगे भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में। दरअसल मोरारजी देसाई जो है वो भारत के चौथे प्रधानमंत्री हैं और आज उनके जीवन की रोचक बातें जो है वो हम जानेंगे। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो भारत के मोरारजी देसाई हैं, जिन्होंने 1977 और 1979 के बीच उस भूमिका में कार्य किया। वह जनता पार्टी सरकार के नेता थे और एक स्वतंत्र कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने भारत सरकार में अन्य भूमिकाओं में भी काम किया और उन्हें आम लोगों के हितों के लिए एक योद्धा माना जाता है। देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। आज हम बताएंगे भारत के चौथे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ रोचक बातें। दरअसल महात्मा गांधी से प्रेरित होकर मोरारजी देसाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भागीदार बने। वह गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल हुए और कई साल जेल में बिताए। वह अपनी चतुर नेतृत्व क्षमता के कारण स्वतंत्रता सेनानियों और कांग्रेस नेताओं के बीच लोकप्रिय थे। मोरारजी देसाई 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे। उन्होंने 1979 में राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता पार्टी के लिए भी उन्होंने प्रचार किया। मोरारजी देसाई का महात्मा गांधी के साथ काफी नजदीकी रिश्ता था और इसके साथ ही उन्हें भारत का चौथा प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिला, जिसको लेकर के उनकी चर्चा आज भी होती है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद देसाई को भारत का प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद थी, लेकिन 1967 में इंदिरा गांधी ने उन्हें पद से हटा दिया। 1970 के दशक की शुरुआत में नवनिर्मित आंदोलन, एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन गुजरात में हुआ। मध्यम वर्ग के लोगों और छात्राओं ने आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार को हल करने के लिए इसे लॉन्च किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में यह एकमात्र सफल आंदोलन है जिसने एक निर्वाचित राज्य सरकार को भंग करने के लिए मजबूर किया। आंदोलन के समर्थन में देसाई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए। बता दें कि 1969 में कांग्रेस पार्टी विभाजित हो गई और देसाई कांग्रेस ओ गुट में शामिल हो गए, जबकि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आर नामक एक नया गुट बनाया। 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान जनता गठबंधन ने कांग्रेस पर भारी जीत हासिल की, क्योंकि इंदिरा पहले से ही आपातकाल के कारण आलोचना का सामना कर रही थी और 2 साल पहले उन्हें चुनावी धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया था। जनता पार्टी ने देसाई को संसदीय नेता के रूप में चुना। इसने उन्हें भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना दिया। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देसाई ने पाकिस्तान और चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बहाल करने में मदद की और सशक्त संघर्ष से बचने की कसम खाई। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। 1990 में पाकिस्तान ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया। आज हम मोरारजी देसाई को लेकर की ही चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी नौशाद भी जुड़ चुके हैं। नौशाद, भारत के चौथे प्रधानमंत्री जो है वो मोरारजी देसाई हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में, उनके जीवन की रोचक बातें? देखिए रेखा, हम शुरुआत वहां से करेंगे 24 मार्च 1977 से। वो तारीख जब देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। हालांकि वो कांग्रेस में रहते हुए भी इस पद के तगड़े दावेदार थे, लेकिन तब तक शायद उनका भाग्य उतना बुलंद नहीं था। कहानी शुरू करते हैं 1964 से। इसलिए 1964 से करेंगे क्योंकि मोरारजी देसाई एक ऐसे देश का शासक रह चुके हैं जो कई बार उनके पीएम बनने का प्रबल दावेदार तो पेश किया, लेकिन बार बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। गुट के कारण लगातार उनका जो रणनीति था हमेशा हार जाता, क्योंकि एक बोली का आदमी थे और उनकी रणनीति और कूटनीति जबरदस्त था। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब सत्ता के शिखर पर पहुंचते पहुंचते उनकी जो शिखर थी उसमें कामयाब नहीं हो पाते थे। इसलिए हमने कहा कि 1964 से हम आंदोलन का मोरारजी देसाई की जो कहानी उससे शुरू करेंगे। उसके बाद कुछ अनछुए पहलू हैं उस पर नजर दौड़ाएंगे। बात करते हैं 1964 से, जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो गया था। मोरारजी देसाई दावेदार तो थे, पर कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी के बीच वो अपने साथ ज्यादा लोगों को जोड़ नहीं पाए थे। यही वजह था कि बार बार कोशिश करने के बाद भी मोरारजी देसाई पीएम की कुर्सी तक जाते जाते हार जाते थे। ऐसे में प्रधानमंत्री बनाए गए लाल बहादुर शास्त्री, यानी कह सकते हैं कि जब नेहरू जी की मौत हुई उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनाए गए थे।
तो इंदिरा गांधी से सहानुभूति थी उनके साथ, ऐसा बात नहीं थी कि इंदिरा गांधी को सहानुभूति नहीं थी। सूचना और प्रसारण मंत्री बना दी गई। 1965 में भारत पाक युद्ध में जीत का क्रेडिट पीएम शास्त्री को भी मिला था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद खाली हुआ। इस बार मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी से सीधे टक्कर में थे, यानी कह सकते हैं कि उनका जो मुकाबला था लगातार वो कहीं ना कहीं टकराहट दिख रहा था। बार बार वो कोशिश कर रहे थे कि देश के सत्ता पर काबिज हो, लेकिन उनकी टकराहट इतनी बढ़ गई थी कि वो गुट के कारण प्रधानमंत्री के पद पर नहीं पहुंच पा रहे थे। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में सीधी टक्कर थी। पार्टी के अध्यक्ष थे कामराज और अन्य बड़े नेता इंदिरा गांधी को मजबूत दावेदार नहीं मानते थे। मोरारजी देसाई तो उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे, क्योंकि लगातार मोरारजी देसाई कई ऐसे धार्मिक, चाहे हम बात करें जेपी उस समय के जो जयप्रकाश की बात करें, जयप्रकाश नारायण की बात करें, उस समय उन्हें धार्मिक कहा करते थे और इनको गुड़िया कहा करते थे, तो गोंगी गुड़िया कहा करते थे। जब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद इंदिरा गांधी का कार्यकाल तगड़ा रहा था तो अपने पिता नेहरू से सुझाव भी मांग रहे थे। यही वजह है कि लगातार उन्होंने कई आंदोलन भी चलाए, लेकिन कह सकते हैं कि जो गुट था, गुट के कारण इनको हार मिली और लास्ट में कह सकते हैं कि जब ये कांग्रेस से अलग हुए और 1977 में जब इन्होंने जनता पार्टी का निर्माण शामिल हुए, तो जब इनका भाग चमका तो भारत का 2 साल के लिए उन्होंने जनता पार्टी से प्रधानमंत्री चुन ले गए, यानी चौथे प्रधानमंत्री के रूप में 1977 में मोरारजी देसाई। नौशाद, चूंकि गैर कांग्रेसी जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होता है, चूंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल जो है वो चला आ रहा था और उस बीच अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो ये एक बड़ी उपलब्धि रही है। जी निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उनकी जो कहते हैं ना कि वो कभी हारने वाले व्यक्ति नहीं थे, कभी हिम्मत कभी नहीं हारा, जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। यही वजह है कि उनकी जिद्दी एक दिन उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले गया। भले प्रधानमंत्री की कुर्सी जाते जाते उनका उम्र अधिक हो गया, 80 और 89 81 साल के बीच में होंगे, उस समय वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके जो सपना था देश का पीएम बनने का, वो सपना तो पूरा हुआ, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद वो सपना पूरा हुआ। कह सकते हैं कि सरकार बनने के बाद जब जनता पार्टी में गुटबाजी फिर शुरू हो गई, 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार तो बनी और बनने के कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ महीनों कुछ वर्षों के बाद एक बार फिर से जनता पार्टी के अंदर भी गुटबाजी शुरू हो गई और ऐसे में उस गुटबाजी को संभालने में उनका आधा समय बीत गया। यही वजह है कि देश में अगर किसी आंदोलन की बात किया जाए, मोरारजी देसाई के शासन काल में अगर किसी आंदोलन की बात करते हैं तो गिने चुने आंदोलन आपको देखने को मिल सकते हैं, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, आर्थिक आंदोलन या फिर किसान आंदोलन है। तो बहुत कम ऐसे आंदोलन है जितना इंदिरा गांधी के समय में आंदोलन किए गए, या बात कर ले पहले प्रधानमंत्री जवाहर पंडित नेहरू के शासनकाल में आंदोलन हुए, या फिर दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के काल में जो जितने आंदोलन हुए, शायद इनके शासन काल में आंदोलन बहुत कम हुए, क्योंकि इनका शासन भी बहुत छोटा था, इनका कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा। तो सरकार बनने के बाद जनता पार्टी में भी गुटबाजी शुरू हो गई थी और इंदिरा गांधी ने इस मौका को देखा, इस मौका को कहीं ना कहीं वो भंजाना चाह रहे थे और सियासी चाल भी चल गई। इसी दौरान जब पार्टी में गुटबाजी शुरू हुई तो उन्होंने सियासी चाल भी चला और उस समय वाईबी चौहान ने, मतलब उस समय के जो वाईबी चौहान थे कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के कह सकते हैं कि जो गुटबाजी थे उनके एक प्रबल दावेदार था और इंदिरा गांधी के काफी करीब थे। तो वाईबी चौहान ने मोरारजी देसाई के खिलाफ उस समय जब उनकी सरकार थी तो उस समय सरकार रहते हुए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव डाल दिया। अविश्वास प्रस्ताव सरकार रहते ही ले आया था और 15 जुलाई अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद कह सकते हैं कि 15 जुलाई 1979 को सरकार मोरारजी देसाई की गिर गई और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब दूसरी सरकार बनी, चौधरी चरण सिंह देश के अगला प्रधानमंत्री बने और इसी बीच जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो ऐसे में कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी उस समय एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए उन्होंने ताकत को लगाना शुरू कर दिया, उनकी राजनीति देश के लिए शुरू कर दी। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब वो अपनी राजनीति शुरू कर दी तो एक बार फिर से जब देश में अगली चुनाव हुई तो इंदिरा गांधी एक बार फिर से देश की सत्ता पर काबिज होते हुए नजर आए और एक बार फिर से देश का 5वां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को
बनाया गया। तो कह सकते हैं कि गुटबाजी और उनकी कूटनीति लगातार ये साबित करती थी कि इंदिरा गांधी एक मजबूत दावेदार लेडी थी, मजबूत राजनेता थी, लेकिन जिस तरह से मोरारजी देसाई ने जिद्दीपन अपने महत्वपूर्ण नीतियों को लेकर के भले ही उन्हें सम्मान और इज्जत आज भी दिया जाता है, लेकिन मोरारजी देसाई को भी अगर हम देखें नौशाद, तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो उम्रदराज प्रधानमंत्री इन्हें हम कहेंगे, चूंकि इतनी उम्र में आकर के वो प्रधानमंत्री की पद पर काबिज हुए थे, तो ये भी किसी उपलब्धि से कम नहीं है। निश्चित तौर पे मान सकते हैं कि कई ऐसी उपलब्धियां हैं और इतने हमने कहा कि बहुत जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे, ज्यादा जिद पे रहते थे और यही जो उनका कहना था कि जो हमने कहा वो मान लेते, मानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो इरादा का पक्का थे और बात का भी पक्का थे, वो जो कहते थे वो करते थे। और जब 81 साल के उम्र में जब वो देश के अगला प्रधानमंत्री बने तो कई रूप देखने को मिला देश को, कई आंदोलन भी देखने को मिले, लेकिन उनके शासन काल में उतने धारदार आंदोलन नहीं देखने को मिले। हाँ, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो उन्हें सम्मान करने देने का काम किया, अमेरिका भी गए और अमेरिका में जब उन्होंने एक इंटरव्यू कहा तो उसमें एक ऐसी बातें सामने आई जो शायद ये मीडिया में खबरें आई थी कि उन्होंने यूरिन मतलब मोरारजी कोला एक ऐसा नाम आया था तो उससे भी लोगों को संबोधित किया। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इतिहासकार ही बता पाएंगे, आने वाला उस समय के जो शासन या जो लोग हुए थे वैसे लोग बताएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि अगर मोरारजी देसाई की बात हम करें तो इरादे के पक्के थे और बात के पक्के थे। उन्होंने अपने बात और जीत के पक्के होने के कारण अंत में जो उनकी इच्छा थी कि देश का अगला प्रधानमंत्री बनना है, देश के सिंहासन तक जाना है, देश का राजगद्दी संभालना है, तो कह सकते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब तो हुए, लेकिन बहुत वक्त लग गया उन्हें कामयाबी में। और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ भी जब कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब निधन हुई तो जब अगला प्रधानमंत्री का नाम जब लोगों ने तय करना शुरू कर दिया तो लाल बहादुर शास्त्री से पहले और इंदिरा से पहले उन्होंने अपना नाम का प्रस्ताव सबसे आगे रखाया करने का काम किया। ऐसे में कह सकते हैं कि उस समय जब जो गुटबाजी के जो लोग थे, समर्थक जो लोग थे, उन्होंने उनका नाम को बहिष्कार किया, पीछे कर दिया और लाल बहादुर शास्त्री को नाम आगे किया। जब लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में मौत हुई, एक बार फिर से इनको मौका मिला कि अगला प्रधानमंत्री बनने का जब प्रस्ताव मांगा गया पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, तब उन्होंने एक बार फिर से अपना नाम आगे किया। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लोग उस समय नाराज हो गए और उनके जगह पर इंदिरा गांधी को आगे ला दिया। तो कहीं ना कहीं ये इनका कोशिश जारी रहा देश में कि जब भी मौका मिला अपने नाम का प्रस्ताव आगे करने का काम किया। लेकिन जब इनका किस्मत में आया देश का प्रधानमंत्री बनने का तो शायद बहुत वक्त हो गया था और 81 साल की उम्र में कह सकते हैं कि देश का अगला चौथा प्रधानमंत्री ये बन पाए। लेकिन इनका शासनकाल बहुत दिनों तक नहीं चला, 2 साल के अंदर इनकी सरकार गिर गई। शायद लेकिन कई सम्मानों से उस छोटे से शासनकाल की वजह से ही सम्मानित भी हुए, भारत रत्न से सम्मानित हुए। जैसा कि आपने बताया कि 1990 में पाकिस्तान ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया। भले कार्यकाल छोटा, लेकिन इन सम्मानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर जो भी देश के प्रधानमंत्री एक संविधान कह सकते हैं कि राजनीतिक पद होता है और देश में सबसे राष्ट्रपति के बाद अगर कह सकते हैं कि दूसरा देश का प्रधानमंत्री का पद होता है। उस समय के राजनेता अगर जितना साहसी हुआ करते थे, जितना जिद्दी हुआ करते थे, शायद अगर आज वही जिद्दी लोग अगर आप आज के नेताओं में देखें तो नहीं देखने को मिल सकता है। जिद्दी इस फन का होता है कि आज के डेट में कितने गैर कानूनी ढंग से गलत राशि कमाई जाए, देश को किस तरह से कंगाल किया जाए, ये सोच होते हैं पहले के जो राजनेता थे। देश को आगे करने के लिए अगर जिद भी होता था तो कहीं देश हित में होता था, अगर जिद होता था तो देश को आगे ले जाने में होता था, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में होता था, सैनिक व्यवस्था को मजबूत करने में होता था। और कह सकते हैं कि उस समय जो स्थितियां थी उतने मजबूत नहीं थे क्योंकि किसान सबसे ज्यादा उस समय देश में हुआ करते थे और आर्थिक स्थिति को लेकर के हर देश का प्रधानमंत्री गंभीर हुआ करते थे। चाहे जितने भी प्रधानमंत्री बने हो अब तक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का संघर्ष उन्होंने
बढ़ते नजर आए। आज अगर देश का प्रधानमंत्री पीएम मोदी है तो ये भी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि देश तभी शिखर पर जाएगा जब उस देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, जब उस देश का कृषि व्यवस्था मजबूत होगा, जब उस देश का कह सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगा, जब उस देश का शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगा। तो ऐसे में जो भी देश का प्रधानमंत्री बने हैं अगर आजादी के बाद, तो कह सकते हैं कि उन्होंने संघर्षों का दौर देखा है, उन्होंने कई ऐसे दौर देखे हैं जो देश को विकसित करने में उन्होंने उनका जो योगदान रहा काफी महत्वपूर्ण रहा है। चाहे कार्यकाल छोटा क्यों ना हो, आज उन्हीं के महत्वपूर्णता के योगदान के कारण ही आज देश इस शिखर पर पहुंचा है कि हम 1947 में देश का सबसे उन्नत राष्ट्र घोषित करने जा रहे हैं। देश का सबसे मजबूत राष्ट्र, आज शक्तिशाली राष्ट्रों में भारत का नाम आने जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं उन नेताओं का ही प्रतिफल है, उन नेताओं का ही देन है जो देश का नाम आज 1947 के कह सकते हैं कि आते आते प्रमुख शिखर पर पहुंच जाएंगे। जी रेखा। बिल्कुल प्रमुख शिखर पर पहुंच जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है नौशाद की अगर हम आज की राजनीति देखें तो आज की राजनीति में जो है युवाओं को मौका दिया जाता है। 75 साल की उम्र के बाद नेताओं का टिकट काट दिया जाता है और उनके उम्र को सामने लाया जाता है कि उम्रदराज व्यक्तियों को अब पार्टी जो है वो राजनीति में आगे नहीं बढ़ाएगी। लेकिन उस वक्त की राजनीति में इन सारी चीजों को नजरअंदाज किया जाता था। भले ही उम्र अधिक हो लेकिन अनुभव और उनकी योग्यता जो है वो मायने रखती थी, जो कि आज की राजनीति से बिल्कुल अलग थी। नौशाद, देखिए एक समय हम बता दे रेखा कि आजादी से पहले देश में दो दल हुआ करते थे, एक गरम दल एक नरम दल। उसमें भी दो गुट हुआ करते थे। जो बुजुर्ग व्यक्ति हुआ करते थे वो नरम दल में उन्हें रखा जाता था और जो गरम दल जो जवान हुआ करते थे, जो योद्धा कहलाते थे, उसे गरम दल में रखने का काम किया करते थे। आपने आजादी से पहले की दौर देख ले, किस तरह से चंद्रशेखर की आजाद की बात कर ले, भगत सिंह की बात कर ले, तमाम राजगुरु की बात कर ले, तमाम जितने भी देश में जो शहीद हुए हैं देश के खातिर, ऐसे तमाम लोग दो गुट रखा करते थे, गरम और नरम। इसलिए जब देश की आजादी जब हुई, जब देश शिखर पे पहुंचा, जब देश भारत से आजाद हुआ, जब देश फिरंगियों से आजाद हुआ, तब जब देश में भारतीय कांग्रेस का निर्माण हुआ, जब देश में भारतीय कांग्रेस की शासन शुरू हुई, तो ऐसे में कह सकते हैं उस वक्त भी जोश था, उस वक्त भी जुनून था, उस वक्त भी नौजवान थे, उस वक्त भी बुजुर्ग थे। लेकिन बुजुर्गों के सम्मान सबसे ज्यादा हुआ करते थे क्योंकि अनुभव होने के कारण देश को आजादी मिली थी, अनुभव होने के कारण फिरंगियों को देश से भगाया गया था। यही वजह है कि जब देश में अपना 1947 के बाद जब देश का पहला प्रधानमंत्री बने, तो कहीं कह सकते हैं कि आप उनकी उम्र का देख लें। और कांग्रेस का एक इतिहास रहा है कि लगभग जितने भी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पूर्व के शासन की बात करें तो सभी उम्र सिर्फ राजीव गांधी को छोड़ करके बाकी जितने, इंदिरा गांधी को छोड़ करके बाकी लगभग जो भी हुए उनके उम्र देखी गई। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उम्र की बात कर ले तो जिसके आज चर्चा कर रहे हैं, देश का चौथा प्रधानमंत्री मोरारजी लाल देसाई का, इन्होंने सबसे ज्यादा उम्र में इसलिए ये देश के शिखर पर पहुंचे, देश के सत्ता पर पहुंचे, कारण था कि अपने जिद्दीपन, अगर ये जिद्दीपन नहीं रहते और इनका जो सोच था वो सिर्फ अपने लिए था कि हम सबसे बेहतर है, उस समय देश का गृह मंत्री के सबसे अच्छे हम ही हो सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री सबसे अच्छे हम ही हो सकते हैं, देश का शिक्षा मंत्री सबसे अच्छा हम ही हो सकते हैं। यानी इनके अंदर हम का जो हम था वो नजर आने लगा था। यही वो जो वजह था कि गुटबाजी में इन्हें लोग किनारे करते गए और जब इन्हें मौका कम मिला, जब 1977 में ये जनता पार्टी में गए, जनता पार्टी ने इन्हें मौका दिया, जनता पार्टी ने देश में जब अगला चुनाव हुआ तो जनता पार्टी का सरकार बनी और जनता पार्टी की जब सरकार बने तो उसका मुखिया मोरारजी लाल देसाई चुने गए। और ऐसे में कह सकते हैं कि चुन तो जरूर गए थे, इनके शासन बहुत कम रही, 2 साल के रहे, लेकिन इनका नाम देश के उन इतिहासों में पन्नों में दर्ज हो चुका था क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश इनको सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया। और भारत में जब कह सकते हैं कि किसान आंदोलन और आर्थिक आंदोलन और कई सामाजिक आंदोलन जैसे इन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया और देश को कहीं ना कहीं उस लेवल तक ले जाने का काम किया जो शायद आज के डेट में देश को जरूरत था। रेखा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नौशाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हमारे प्रधानमंत्री कार्यक्रम में आज हमने आपको मोरारजी देसाई यानी कि भारत के चौथे प्रधानमंत्री के बारे में और उनकी सादगी और उनकी जीवन की रोचक बातों का जिक्र हमने किया और बताया कि किस तरीके से सबसे अधिक उम्र होने के बावजूद वो उन्हें भारत का चौथा प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन इस छोटे कार्यकाल में ही उन्होंने कई सम्मान अपने नाम किए और इस छोटे कार्यकाल के दौरान ही गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने का भी एक सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया। तो हमारे प्रधानमंत्री कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले दिन हम आपको भारत के 5वें प्रधानमंत्री यानी कि चौधरी चरण सिंह के जीवन से जुड़ी रोचक बातें बताएंगे। नमस्कार।